अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 यानी जमात शिशुम से समाज इल्म से बहुत ही अहम सबक दरियाए कृष्णा के डेल्टा का एक गांव पनामा कोरू, दरियाए कृष्णा के डेल्टा का एक गांव पनामा कोरू, इस लेसन के अहम नुकात को मुकम्मल तौर पर यहाँ देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही अहम है। अक्सर टेट और डीएससी में इस सबक से सवालात पूछे गए हैं। आप ज़रूर इस वीडियो के तमाम अहम नुकात को ज़हन नशीन करें और इस वीडियो के आखिर में आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाएंगे। आप ज़रूर उन सवालात के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें। तो चलिए दरियाए कृष्णा के डेल्टा का एक गांव पनामा कोरू के अहम नुकात को यहाँ पर देखेंगे। शहर विजयवाड़ा कृष्णा डेल्टा के इब्तदाई सरे पर दरिया के शुमाली साहिल पर वाक़ हैं। 1853 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने विजयवाड़ा के करीब दरियाए कृष्णा पर एक बंद तामीर किया जिसे अब प्रकाशम डैम कहा जाता है। 1853 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने विजयवाड़ा के करीब दरियाए कृष्णा पर एक बंद तामीर किया जिसे अब प्रकाशम डैम कहा जाता है। पनामा कोरू गांव दरियाए कृष्णा और नहरे बंदर या बंदरा के दरमियान वाक़ हैं। पनामा कोरू में ज़मीन ज़्यादातर ज़रख़े सैलाबी काली मिट्टी की है। पनामा कोरू में ज़मीन ज़्यादातर ज़रख़े सैलाबी काली मिट्टी की है। वो मिट्टी जो दरियाओं के तलछट और गारे से बनती है सैलाबी मिट्टी या ओंड्र भूमि कहलाती है। वो मिट्टी जो दरियाओं के तलछट और गारे से बनती है सैलाबी मिट्टी या ओंड्र भूमि कहलाती है। सैलाबी मिट्टी या ओंड्र भूमि वजनी और ज़्यादा रुतूबत को सहारने की सलाहियत रखती है। इसमें कसीर मकदार में मखवी अज्जा पाए जाते हैं। पनामा कोरू में 15 फीट की गहराई तक काली रेगड़ की मिट्टी पाई जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा चिकटने की सलाहियत और रुतूबत को काफ़ी अरसे तक बरकरार रखने की सलाहियत होती है। पनामा कोरू गांव में मिट्टी के ऊपर नीचे होने का अमल खुद ब खुद होता है जिसे सेल्फ प्लफिंग कहा जाता है। पनामा कोरू गांव में मिट्टी के ऊपर नीचे होने का अमल खुद ब खुद होता है जिसे सेल्फ प्लफिंग कहा जाता है। इस अमल की वजह से मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होता है। पनामा कोरू गांव में जून से अक्टूबर तक जून मगरबी मानसून से बारिश हासिल करता है। पनामा कोरू गांव जून से अक्टूबर तक जून मगरबी मानसून से बारिश हासिल करता है। पनामा कोरू गांव दरियाए कृष्णा के करीब होने की वजह से यहाँ 15 से 25 फीट की गहराई में ज़ेरे ज़मीन पानी दस्तयाब होता है। पनामा कोरू गांव दरियाए कृष्णा के करीब होने की वजह से यहाँ 15 से 25 फीट की गहराई में ज़ेरे ज़मीन पानी दस्तयाब होता है। पनामा कोरू गांव बुलंद सतह पर वाक़ होने की बिना पर 1997, 2006 और 2009 के बदतरीन सैलाबों की बर्बादी से बचा रहा। ज़िले कृष्णा में धान की काश्त काफ़ी की जाती है। ज़िले कृष्णा में धान की काश्त काफ़ी की जाती है। अक्सर ज़मीनात जो नशेबी इलाक़ों में होते हैं धान की काश्त की जाती है। बारिश के आगाज़ के वक्त यानी जून और जुलाई के महीनों में धान की तुखम रेज़ी की जाती है यानी बीज बोए जाते हैं जिसे सलवा कहते हैं। बारिश के आगाज़ के वक्त पनामा कोरू गांव में जून और जुलाई के महीनों में धान की तुखम रेज़ी की जाती है जिसे सालवा कहते हैं। इस अमल के लिए आमतौर पर छोटी क्यारियां बनाकर इसमें तुखम रेज़ी की जाती है।
धान की कसीर पैदावार की खातिर आला किस्म के बीज जैसे MTU 2716, स्वर्णा और BPT हैं। धान की कसीर पैदावार की खातिर आला किस्म के बीज जैसे MTU 2716, स्वर्णा और BPT हैं। पनामा कोरू गांव में दिसंबर के महीने में सरमाई फसल बोई जाती है जिसे दलवा कहा जाता है। पनामा कोरू गांव में दिसंबर के महीने में सरमाई फसल बोई जाती है जिसे दलवा कहा जाता है। गन्ने की फसल 9 माह से 1 साल के दौरान तैयार होती है। गन्ने की फसल के लिए 9 माह से 1 साल का अरसा लगता है। हल्दी, रतालू, गन्ना और मौज पनामा कोरू गांव की तिजारती फसलें हैं। हल्दी, रतालू, गन्ना और मौज पनामा कोरू गांव की तिजारती फसलें हैं। दलवा धान या दाल की फसल है। दलवा धान या दाल की फसल होती है। दलवा धान या दाल की फसल होती है। कदीम ज़माने में पनामा कोरू के किसान बुलंद सतह की ज़मीनों पर कदीम ज़माने में पनामा कोरू के किसान बुलंद सतह की ज़मीनों पर तुवर, मूंग और बाजरे की काश्त करते थे। कदीम ज़माने में पनामा कोरू के किसान बुलंद सतह की ज़मीनों पर तुवर, मूंग और बाजरे की काश्त करते थे। पनामा कोरू गांव के किसान गर्मा के मौसम में जेलुगा मूंग दाल की काश्त करते हैं। पनामा कोरू गांव के किसान गर्मा के मौसम में जेलुगा मूंग दाल की काश्त करते हैं। जेलुगा को सब्ज खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 30 से 40 दिन के बाद इस फसल के पौधों को ज़मीन में मिलाकर हल चलाया जाता है ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा हो। रेतीली ज़मीनों पर धान की फसलें अच्छी नहीं होती, इसलिए यहाँ मेवे के दरख्तों की नशोनुमा बेहतर अंदाज में होती है। अब हम पनामा कोरू गांव में पोल्ट्री किस तरह होती है देखेंगे। पनामा कोरू गांव में जदीद तरीके का पोल्ट्री फार्म है जिसमें पानी की सरबराही निप्पलों के ज़रिए और ग़िज़ा की सरबराही बेल्ट के ज़रिए अमल में आती है। इस पोल्ट्री फार्म में लगभग 80,000 मुर्गियां हैं जो रोज़ाना 50,000 अंडे देती हैं। मुर्गियों की लेद को मछलियों की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गियों की लेद को मछलियों की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गियों की अफजाइश यानी पोल्ट्री और चावल की मिल ज़राअत पर मुनहसिर सनतें हैं, इसीलिए इनको ज़रई सनतें कहा जाता है। मुर्गियों की अफजाइश यानी पोल्ट्री और चावल की मिल ज़राअत पर मुनहसिर सनतें हैं, इसलिए इनको ज़रई सनतें कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाएंगे। आप ज़रूर उन सवालात के जवाब दें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपने कितने निशानात हासिल किए हैं। पहला सवाल इस तरह है कि प्रकाशम डैम को इस सन में कृष्णा नदी पर कायम किया गया। प्रकाशम डैम को इस सन में कृष्णा नदी पर कायम किया गया। ऑप्शन 1 1845 ईस्वी, ऑप्शन 2 1855 ईस्वी, ऑप्शन 3 1840 ईस्वी या ऑप्शन 4 1853 ईस्वी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। 1845, 1855 या 1840 या 1853। तो इसका सही ऑप्शन 4 1853 ईस्वी में प्रकाशम डैम को कृष्णा नदी पर कायम किया गया। दलवा फसल होती है। दलवा फसल होती है। ऑप्शन 1 धान की फसल,
یا جوار کی فصل؟ آپشن 3 دال کی فصل، آپشن 3 دال کی فصل، یا آپشن 4 1 اور 3 دھان اور دال کی فصل؟ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ دلوا فصل ہوتی ہے دھان، جوار، دال یا دھان یا دال؟ تو اس کا صحیح آپشن 4 دھان یا دال کی فصل دلوا کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، دلوا فصل ہے، دلوا فصل ہے سرمائی فصل ہے، یا آپشن 2 گرمائی فصل ہے، یا آپشن 3 بارش کی فصل، یا آپشن 4 سرما اور بارش دونوں کی فصل ہے؟ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دلوا فصل ہے سرمائی یا گرمائی یا بارش یا سرما اور بارش؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 1 دلوا سرمائی فصل ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اونڈرو بھومی کہا جاتا ہے، اونڈرو بھومی کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 ریتیلی مٹی کو، آپشن 2 سیلابی مٹی کو، آپشن 3 کالی مٹی کو، یا آپشن 4 لال مٹی کو؟ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ریتیلی مٹی، سیلابی مٹی، کالی مٹی یا لال مٹی؟ تو اس کا صحیح آپشن 2 سیلابی مٹی کو اونڈرو بھومی کہا جاتا ہے۔ اور آج کی کلاس کا یہ آخری سوال، سیلف پلفنگ اس عمل کو کہا جاتا ہے؟ سیلف پلفنگ اس عمل کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 مٹی کے اوپر نیچے ہونے کے عمل کو، بیلوں کے ذریعے ہل چلانے کو، خود ہل چلانے کو، یا مشینوں کے ذریعے ہل چلانے کو؟ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مٹی کے اوپر نیچے ہونے کے عمل کو، بیلوں کے ذریعے ہل چلانے کو، خود ہل چلانے کو، یا مشینوں کے ذریعے ہل چلانے کو؟ تو اس کا مٹی کے اوپر نیچے ہونے کے عمل کو سیلف پلفنگ کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پر آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو اور گروپس میں شیئر کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔